चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब डिस्कशन हमारा जेडीके, जेआरई, जेवीएम इन तीन को लेकर हो गया था। अब आज हमें बातचीत करनी है उससे आगे के कॉन्सेप्ट्स की, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जावा सिस्टम पे डाउनलोड और कॉन्फ़िगर कैसे करना है उसकी। लेकिन इससे पहले कि हम उन कॉन्सेप्ट्स पे आए, छोटी सी एक क्विज जो आपने अभी तक पिछले 2-3 दिनों में जावा में समझा है, उसके बेस पर है। इस क्विज को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बताइए हाँ या ना। पहला क्वेश्चन आज का, अगर मेरे पास सिर्फ जेआरई है तो क्या मैं जावा की एप्लीकेशंस कंपाइल कर सकता हूं? वेरी गुड, आंसर इज नो। जेआरई से कोड कंपाइल नहीं होता है। जेआरई रन टाइम सपोर्ट देता है। कोड का कंपाइलेशन जावा के कंपाइलर का काम है। और आपको याद होगा जेआरई में वी डोंट हैव एनी कंपाइलर, so that means we can never compile a Java application if we just have a JRE, right? JRE से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कंपाइल किसी हालत में नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा कंपोनेंट है जावा का जो कंपाइल करने के लिए, डिबग करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए आपको चाहिए? वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आपको ये तीनों फैसिलिटीज देता है कि आप उसके थ्रू कोड कंपाइल भी कर लें, डिबग भी कर लें, एग्जीक्यूट भी कर लें? वेरी गुड आंसर। आंसर इज जावा डेवलपमेंट किट, दैट इज जेडीके। फाइन। वो कौन सा कंपोनेंट है जो बाइट कोड को मशीन स्पेसिफिक कोड में कन्वर्ट करता है? क्या वो जेवीएम है, क्या वो जेडीके है, क्या वो जेआईटी है, या वो जेआरई है? वेरी गुड, आंसर इज जेवीएम, दैट इज जावा वर्चुअल मशीन। वो कौन सा कंपोनेंट है जो एक प्लेटफॉर्म देता है जिस प्लेटफॉर्म पे जावा एप्लीकेशंस रन होती हैं, कंप्लीट प्लेटफॉर्म की तरह जो काम करता है? वेरी गुड, ठीक, दैट इज जेआरई। क्योंकि जेवीएम आपको याद होगा आप अलग से डाउनलोड नहीं कर सकते, तो जेवीएम का सपोर्ट आपको जेआरई की ही तरफ से मिलता है। ठीक है, चलिए, तो अब यहां तक आपने जावा के बेसिक्स पढ़ लिए, थ्योरेटिकली जावा की पॉपुलैरिटी के कारण समझ लिए, हिस्ट्री पढ़ ली, वर्जन्स पढ़ लिए, एडिशंस पढ़ लिए, सब पढ़ लिया। अब बात करनी है अपने सिस्टम पे जावा डाउनलोड, कॉन्फ़िगर, इंस्टॉल आप कैसे करेंगे। तो पहले मैं आपको स्लाइड्स में बता दूं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। जावा डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले जावा के डाउनलोड पेज पे जाना होगा, जिसका यूआरएल स्लाइड में आपके सामने है। जैसे ही आप इस डाउनलोड पेज पे जाकर जावा डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, जेडीके डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे मेन पेज पे। याद कीजिएगा मैंने आपसे कहा था जावा का हर 6 महीने में एक नया वर्जन आता है। इस वक्त जो करंट लेटेस्ट वर्जन आपको मिलेगा वो मिलेगा जावा 14, जावा 15। स्लाइड में आपको इस समय 14 दिख रहा है, बट जो आपको इस समय करंट लेटेस्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको जावा 15। कोई बहुत ज्यादा फर्क जावा 14 और जावा 15 के बीच में नहीं है। इंटरफेस आपको बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा डाउनलोड पेज का। अब आप अपने जावा 15 के लिंक पे क्लिक करने से पहले अच्छे से इस पेज को एनालाइज करिए। आपको इसमें दो बातें नोटिस में आएंगी, दो बहुत जरूरी बातें। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आप नोटिस कीजिए, सबके साथ 64 लगा है। ये आप नोट कर पा रहे हैं? हर एक के साथ 64 लिखा हुआ है। इसका मतलब जावा 32 बिट वर्जन को सपोर्ट नहीं करती है। आई रिपीट, अगर आपके पास 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप जावा 15 या 14 यूज नहीं कर पाएंगे, फिर आपको यूज करनी चाहिए जावा 8। तो सबसे पहला काम, डाउनलोड करने से पहले आप इस बात को चेक कीजिएगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है या 64 बिट का है। चेक करना आता है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। जो आपके पास विंडोज है वो 32 बिट की विंडोज है या 64 बिट की विंडोज है, ये चेक करना जानते हैं? ठीक है, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, बहुत सिंपल है। आप अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे, राइट क्लिक कीजिए दिस पीसी पे, राइट, आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो में ध्यान से देखिएगा, लिखा होगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट के आर्किटेक्चर को सपोर्ट कर रहा है। तो अगर यहां पर आपको लिखा हुआ मिलता है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 32 बिट आपके पास है, तो फिर आप जावा 14, जावा 15 ये सब नहीं यूज कर पाएंगे। आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जावा 8, क्योंकि जावा 8 के बाद से जावा ने 32 बिट प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करना बंद कर दिया था। सिर्फ 64 बिट प्लेटफॉर्म्स को जावा सपोर्ट करती है। सो मेक इट अ पॉइंट कि आप डाउनलोड करने से पहले ये कंपैटिबिलिटी जरूर चेक कर लें।
32 बिट पे 64 बिट डाउनलोड ना करें, 64 बिट पे 32 बिट डाउनलोड ना करें। अभी प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर आप JEE पढ़ते हैं, अगर आप एडवांस जावा पढ़ते हैं, तो आपको कुछ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर करने में बहुत ज्यादा दिक्कत जाएगी अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका जावा का वर्जन कंपैटिबल नहीं हुए। इसलिए पहले दिन से ध्यान दीजिएगा, सावधानी रखिएगा, कॉशन रखिएगा कि अगर आप जावा डाउनलोड कर रहे हैं तो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड करें। अगर आपके पास 64 बिट है तो आप जावा 15 डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपके पास 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको जावा 8 डाउनलोड करनी पड़ेगी। जावा 8 कैसे मिलेगी? जावा 8 के लिए फिर आपको गूगल पे जावा 8 डाउनलोड करके टाइप करना होगा, तो आपको जावा 8 का लिंक मिल जाएगा। जैसे आई से जावा 8 डाउनलोड, ये करेंगे आप तो आपको 32 बिट का मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए तो आपको जावा 8 का ऑप्शन मिल जाएगा, और जावा 8 वर्क्स विद 32 बिट ऑल्सो। तो यहाँ नोटिस करिए जावा 8 के लिंक्स आपको दिखेंगे, और इन लिंक्स में आपको 32 बिट का सपोर्ट मिलेगा। अगर आप ना जानते हो तो मैं बता दूं, जब 32 बिट का वर्जन इंस्टॉल करा जाता है तो x86 सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करते हैं। ये डाउनलोड आप में से वो लोग करेंगे जिनको जावा का 32 बिट वर्जन चाहिए, और अगर आपको 64 बिट वर्जन चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं जावा 15। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? वैसे मुझे लगता नहीं है कि आप में से किसी के पास 32 बिट होगा, ठीक है। आप में से मैक्सिमम लोग विंडोज 10 यूज कर रहे होंगे, राइट, विंडोज 7 यूज कर रहे होंगे। शायद ही कोई होगा जो विंडोज एक्सपी पे हो आप में से। अगर विंडोज एक्सपी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो प्रोबेबिलिटी है कि आप 32 बिट पे होंगे, लेकिन अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हैं या विंडोज 10 यूज कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी इस बात की ज्यादा है कि आपका 64 बिट का ही ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप जावा 15 ही डाउनलोड करेंगे। आई बात समझ? आगे बढ़ूं? रश्मि आपको बताऊंगा, अभी कोई बुक मत लीजिए, अभी कुछ मत लीजिए। कम से कम जब तक आप जावा में पहला प्रोग्राम बनाकर बेसिक्स कवर अप ना कर लें डेटा टाइप तक, तब तक कोई बुक मत लीजिएगा। कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि कोई बुक किसी ऑर्डर में नहीं चलती है। दिक्कत ये है जावा के साथ। जावा के साथ भी यही दिक्कत है, पाइथन के साथ भी यही दिक्कत है। मैं बुक जरूर रिकमेंड करूंगा आपको, लेकिन थोड़ा सा आप जावा समझने लगिए उसके बाद। ठीक, आगे बढ़ू? ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो अब ये मानते हुए कि हमारे पास 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम में, अपन जावा 15 को डाउनलोड करने के लिए जाएंगे। जब आप जावा 15 को डाउनलोड करेंगे तो नोटिस करिए ये इंटरफेस आपको दिखेगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं जावा दुनिया के सभी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सपोर्ट करती है। वी हैव अ जावा डाउनलोड फॉर लिनक्स ऑल्सो, वी हैव अ जावा डाउनलोड फॉर मैक ऑल्सो OS X, एज वेल एज वी हैव जावा डाउनलोड फॉर विंडोज ऑल्सो। ऑब्वियस सी बात है, अपन लोग विंडोज में हैं तो आप विंडोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने लाइसेंस एक्सेप्ट करने के लिए एक पॉपअप आएगा। मेक श्योर आप इस पॉपअप को क्लिक कर दें। एक छोटा सा पॉपअप होगा जो आपसे लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट करने को कहेगा। इस पॉपअप के चेकबॉक्स पे याद से आप क्लिक कर दें और आपके सामने एक बटन होगा। जिस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे जावा के डाउनलोड पेज पे। बट जब आप जावा डाउनलोड करेंगे तो आजकल ओरेकल आपको डाउनलोड करने से पहले अपना अकाउंट बनाने को कहता है ओरेकल की वेबसाइट पे। डाउनलोड करने से पहले आपको ओरेकल की वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाना होगा। तो आप देखेंगे जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, आप ओरेकल के साइन इन वाले पेज पे पहुंच जाएंगे, लॉग इन वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो फिर आप इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए बेटर है आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। अकाउंट क्रिएट करने का लिंक आपको दिख रहा है नीचे, क्रिएट अकाउंट। इस पे जाकर आप एक सिंपल सा फॉर्म फिल कर दीजिएगा। उस फॉर्म में कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस आपका नाम पूछा जाएगा, आपका प्रोफेशन पूछा जाएगा। कुछ भी उस फॉर्म में आप फिलअप कर सकते हैं, बेसिक डिटेल्स अपनी। वो फॉर्म अपना फिल करने के बाद आप वापस इस लॉगिन पेज पे आएंगे, अपनी लॉगिन डिटेल्स फिल करेंगे। इस अकाउंट का कोई चार्ज नहीं है, याद रखिएगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट है। आपको कुछ भी पे नहीं करना है इस अकाउंट को बनाने के लिए। जैसे ही यहां पर आकर आप अपनी डिटेल्स फिल करेंगे और साइन इन पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है सबको? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस क्या है? चलिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूं ताकि डाउट्स आपके दूर हो जाएं। तो आप सिंपली इस लिंक पे क्लिक करें।
ये जो लिंक मैंने आपको दिखाया है ये जावा के डाउनलोड पेज का लिंक है। इसको कॉपी करा, कॉपी करके आप पहुंच जाइए इस लिंक पे। जैसे इस लिंक पे आप पहुंचेंगे जेडी के डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, क्लिक करिए आप इस लिंक पे। राइट, ये आपके सामने ऑप्शन आएगा। इस लिंक में जैसा आप देख रहे हैं इस समय जावा 15 का आपको डाउनलोड मिल रहा है। क्लिक करेंगे आप जावा 15 के x64 वाले ऑप्शन पे, और गौर करिएगा जिप पे क्लिक नहीं करना है, EXE पे क्लिक करना है। ये भी समझ रहे हैं सब लोग? क्लिकिंग करनी है आपको .exe वाले ऑप्शन पे, डोंट क्लिक ऑन जिप। राइट, मेक इट अ पॉइंट, जिप पे क्लिक ना हो जाए आपसे। जैसे ही EXE पे आप क्लिक करेंगे, जैसा मैंने आपसे कहा, आपसे लाइसेंस एग्रीमेंट कहा जाएगा। इस चेकबॉक्स को ऑन कर दीजिएगा, डाउनलोड पे क्लिक करिएगा। तो मेरे केस में नोटिस करिए डाउनलोड डायरेक्ट स्टार्ट हो गया, क्योंकि मेरा अकाउंट अवेलेबल है, मैं अपने अकाउंट में लॉग्ड इन हूं। आपके केस में डायरेक्ट डाउनलोड स्टार्ट नहीं होगा। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपसे लॉग इन करने को कहा जाएगा, और आपके सामने ये वाला फॉर्म आएगा जो मैंने आपको अभी अभी शो करा था। समझ आ रहा है? इसमें परेशान मत होइएगा कि सर लॉग इन करने को कहा जा रहा है वेबसाइट पे। उसके लिए आपको एक डमी अकाउंट अपना बना के रखना पड़ेगा। ठीक है? बढ़िया है, अगर डायरेक्ट हो गया है प्रियांशु तो कोई दिक्कत नहीं है। ओरेकल टाइम टू टाइम कुछ दिन के लिए या कुछ टाइम के लिए इसको फ्री रखती होगी ताकि आप डाउनलोड कर पाएं। बाकी मैक्सिमम लोगों को लॉगिन करने को कहा जाता है। तो अगर आपको लॉगिन करने को कहा जा रहा है तो आप अपना अकाउंट फिल करके, लॉगिन डिटेल्स फिल करके लॉगिन कर जाएं, और आपके सिस्टम पे जावा विद इन सेकेंड्स डाउनलोड हो जाएगी आपकी डाउनलोड स्पीड के बेसिस पर। जब ये आपके सिस्टम पे डाउनलोड होगी, यस, मेरे सिस्टम पे नोटिस करिए जावा डाउनलोड पूरा हो गया है। तो आप अपने डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे तो आपको जावा का डाउनलोड दिखेगा। दिख रहा है आपको जावा का डाउनलोड मेरे इस फोल्डर के अंदर? ये जावा का डाउनलोड है, डिफॉल्ट डाउनलोड। ओके, ये जावा का सेटअप है। कुछ नहीं करना, इस सेटअप पे राइट क्लिक करके आपको सेलेक्ट करके कर देना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे यहाँ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इससे आगे का प्रैक्टिकल आपको नहीं दिखा पाऊंगा। बट मैं आपको हिंट दे रहा हूं, इसको राइट क्लिक करा और राइट क्लिक करके चूज करना है आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ, मैं लिंक चेकबॉक्स में डाल रहा हूं, जस्ट अ मोमेंट। मैक के लिए भी अवेलेबल है शुभम, मैक का भी डाउनलोड अवेलेबल है। यह है डाउनलोड लिंक, आ गया चैट बॉक्स में। जल्दी जल्दी बोलिए, लिंक शेयर हुआ आपके साथ? वेरी गुड। अब आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसा मैंने कहा ये पूरा प्रोसेस आपके सामने आएगा, इसको फॉलो करना है, जावा आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड करने के बाद मैंने आपसे कहा आपको जावा पे जाकर, जावा के सेटअप पे जाकर राइट क्लिक करना है, और क्या सेलेक्ट करना है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, क्या सेलेक्ट करना है? रन एज एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट करना है। इस सेटअप पे राइट क्लिक करके आपको चूज करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही आप इसको रन करेंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑप्शन से, दिख रहा है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर? आर यू एबल टू सी दैट? राइट, जावा आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी, और आपके सामने इंस्टॉलेशन स्क्रीन आ जाएगी, एक नॉर्मल प्रोग्रेस बार जो आपको कई सॉफ्टवेयर के लिए इंस्टॉल होते वक्त दिखता होगा, और विद इन मिनट्स आपके सिस्टम पे जावा प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाएगी। बस आप लोगों को यहाँ क्या दिखेगा? मेरे केस में दिख रहा है 14, आपको यहाँ 14 की जगह नजर आएगा 15। आ रही है बात समझ? आगे बढ़े। राइट, ये आप नेक्स्ट वगैरह पे क्लिक करते चलें, थोड़ी देर में जावा आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगी। अब याद रखिएगा, अगर आपने कोई मैनिपुलेशन इंस्टॉलेशन के वक्त नहीं करे हैं तो जावा बाय डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर में इंस्टॉल होती है। अगर आपने इंस्टॉल करते वक्त कोई मैनिपुलेशंस नहीं करे हैं, कोई पाथ वगैरह चेंज नहीं करा है, तो जावा आपके कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल फोल्डर के अंदर इंस्टॉल होती है, जिसे आप विंडोज के थ्रू जाकर भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको विंडोज के थ्रू वेरीफाई करके दिखाता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं आप इसे वाया जावा कैसे वेरीफाई करेंगे। तो जब आपका इंस्टॉलेशन पूरा हो जाए तो कहां जाकर आपको चेक करना है जावा को? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, कहां मिलेगी जावा? अगर आपने कोई मैनिपुलेशंस नहीं करे हैं इंस्टॉल करते वक्त, कोई लोकेशन चेंज नहीं करी है,
तो जावा बाय डिफॉल्ट कहाँ इंस्टॉल होगी? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। तो जावा बाय डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर के सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर में इंस्टॉल होगी। ये जावा की अपनी डिफॉल्ट लोकेशन होती है जो जावा ऑटोमेटिकली पिक करती है फॉर इंस्टॉलेशन पर्पसेस। और क्योंकि जावा सी ड्राइव में इंस्टॉल होती है, इसीलिए मैंने आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने को कहा था। आपको याद होगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सी ड्राइव प्रोटेक्टेड ड्राइव होती है। सी ड्राइव में कुछ करने के लिए हमें एडमिन की प्रिविलेज का होना जरूरी है। वो एडमिन की प्रिविलेज के लिए मैंने कहा था आप सेलेक्ट करें रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। अब लेट्स वेरीफाई वाया विंडोज कि जावा इस कंप्यूटर में प्रॉपर्ली इंस्टॉल हुई है कि नहीं। वेरीफाई करने के लिए आप सी ड्राइव में जाएं, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में जाएं। नोटिस करिए इनसाइड प्रोग्राम फाइल्स आपको एक फोल्डर जरूर मिलना चाहिए बाय द नेम ऑफ जावा। ये फोल्डर आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा अगर आपका इंस्टॉलेशन प्रॉपर हुआ है, आपने जावा को प्रॉपरली इंस्टॉल करा है। जब आप इस फोल्डर के अंदर जाएंगे तो आपको आपके करंट वर्जन के हिसाब से फोल्डर मिलेगा। डोंट बॉदर कि सर आपके यहाँ तो 3 फोल्डर दिख रहे हैं, आपको सिर्फ एक दिखेगा, ध्यान दीजिएगा। मेरे यहाँ 3 क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि मेरे पास जावा के 2 वर्जन है। आप फोल्डर देखकर पहचान पा रहे होंगे। मेरे सिस्टम में जावा 8 भी इंस्टॉल्ड है और मेरे सिस्टम में जावा 14 भी इंस्टॉल्ड है। आप लोगों के सिस्टम में सिर्फ जावा 15 इंस्टॉल होगी। तो आपको यहाँ पर एक ही फोल्डर नजर आएगा। कौन सा? जल्दी जल्दी बोलिए, आपको कौन सा फोल्डर नजर आएगा? वेरी गुड, आपको नजर आएगा जावा 15। ठीक है, तो अगर जावा 15 यहां पर दिख रहा है, इसका मतलब जावा आपके सिस्टम में प्रॉपरली इंस्टॉल कर दी गई है। आपको उसमें कोई और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आ रही है बात समझ? एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, ये तो आपने विंडोज के थ्रू चेक करा कि जावा आपके कंप्यूटर में प्रॉपरली इंस्टॉल हुई है कि नहीं। अब मैं आपको बताता हूं आप जावा का कमांड लिखकर कैसे चेक करेंगे कि जावा आपके कंप्यूटर में प्रॉपरली इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई है। तो जावा के कमांड के थ्रू चेक करने के लिए सभी लोग ध्यान से देखें, आपको विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में जाकर सीएमडी लिखना है। समझ आ रहा है? विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में जाकर सीएमडी लिखना है। सीएमडी स्टैंड्स फॉर, जानते हैं सभी लोग सीएमडी के बारे में? सीएमडी स्टैंड्स फॉर, वेरी गुड, सीएमडी स्टैंड्स फॉर कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट को आप राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से ओपन करें तो आप इस समय अपने विंडोज के यूजर में या सिस्टम 32 फोल्डर के अंदर होंगे। यहां आने के बाद अब आपको उस लोकेशन पे जाना है जहां जावा इंस्टॉल्ड है। अगर आप लेक्चर ध्यान से सुन और समझ रहे हैं तो बताइए जावा कहां पे इंस्टॉल्ड है? फटाफट जवाब दीजिए, जावा कहां पे इंस्टॉल्ड है? जावा इंस्टॉल्ड है सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, जावा के अंदर, जेडीके 14 के अंदर, बिन। यहां हमको जाना है। यहां जाकर हम जावा का कमांड लिखकर चेक कर सकते हैं कि जावा हमारे कंप्यूटर पे प्रॉपर्ली इंस्टॉल हुई है कि नहीं हुई है। अब नोटिस करिए, क्या मैं इस समय बिन फोल्डर में हूं या मैं सिस्टम 32 फोल्डर में हूं? मैं इस समय बिन फोल्डर में हूं या मैं इस समय सिस्टम 32 फोल्डर में हूं? सिस्टम 32 में हूं। तो अब मुझे यहां से कहां जाना पड़ेगा? अब मुझे यहां से बिन फोल्डर में जाना पड़ेगा। बिन फोल्डर में जावा के हम लोग कैसे जाते हैं? बहुत सिंपल तरीका है। आप विंडोज में जावा की लोकेशन तक जाएं, जावा की लोकेशन तक जाएं। कौन सी लोकेशन तक? बिन लोकेशन तक। ऊपर विंडोज में नोटिस करिए पूरा पाथ आ रहा है। ऊपर विंडोज में नोटिस करिए आपको पूरा पाथ दिख रहा है। अगर आपको लग रहा है सर किस पाथ की बात कर रहे हैं आप, तो मैं इस पाथ की बात कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, ये पूरा पाथ दिख रहा है आपको जेडीके के बिन तक का, राइट? तो विंडोज के एड्रेस बार से इस पाथ को आप कर लीजिए कॉपी। ठीक है, सेलेक्ट करिए और कॉपी कर लीजिए। विंडोज के एड्रेस बार से इस पाथ को आप कॉपी कर लीजिए और यहां लाकर सीडी लिखकर इस पाथ को पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के लिए बस राइट क्लिक कर दीजिएगा, ये पेस्ट हो जाएगा। एंटर स्ट्राइक करिए, आप होंगे इस समय जावा के बिन फोल्डर के अंदर। सभी लोग एक बार दोबारा से पूरा प्रोसेस देख लें। अपूर्वा, मैं अभी आईडी की बात करता हूं आपसे, 5 मिनट रुक जाइए, है ना? अभी मैं आईडी के बारे में आप लोगों से बात करूंगा।
मैं क्यों नहीं आईडी यूज कर रहा हूं, आपको अभी उसका रीजन देता हूं मैं। तो सभी लोग ध्यान से सुने, आपने जावा इंस्टॉल कर ली है। अब आपको चेक करना है कि आपके कंप्यूटर पे जावा प्रॉपरली इंस्टॉल हुई है कि नहीं। ये चेक करने के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा। तो हमने लिखा सीएमडी। सीएमडी लिखने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। आपके सामने ब्लैक कलर का कमांड प्रॉम्प्ट विंडो ओपन हो जाएगा। इसको कर दीजिए थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज। अब आप जावा की लोकेशन पे जाइए जो आपने सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स में, जावा में, जेडीके 14 में, बिन के अंदर देखी थी। इस लोकेशन को सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद वापस कमांड प्रॉम्प्ट को खोलिए, ठीक है, और यहां याद से सबसे पहले लिखिए सीडी। याद रखिएगा ये कमांड बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है सीडी लिखे बिना करते हैं और कोड ने और कमांड काम नहीं करता, एरर आ जाती है। तो यहां लिखना है सीडी। सीडी का मतलब समझते हैं? सीडी का मतलब समझते हैं? सीडी का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी, राइट। आप डायरेक्टरी चेंज करने को कह रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो आप लिखेंगे यहाँ पे सीडी, और सीडी के बाद जो पाथ आपने कॉपी करा है उसको यहां पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के लिए बस राइट क्लिक कर दीजिए माउस से, ये पाथ अपने आप पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद एंटर स्ट्राइक करिए। जैसे ही आप ऐसा करेंगे आप इस समय बिन फोल्डर के अंदर पहुंच गए होंगे। अब यहां पहुंचकर आपको जावा का एक सिंपल सा कमांड लिखना है। कमांड इज जावा स्पेस हाइफन वर्जन। ये लिखकर एंटर स्ट्राइक करिए। बताया जाएगा आपके कंप्यूटर पे इस समय जावा का कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है, वो कब रिलीज हुआ था, उसकी सारी डिटेल आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई जाएंगी, राइट। तो मेरे सिस्टम पे कौन सा जावा वर्जन इंस्टॉल्ड है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। मेरे सिस्टम पे आपको क्लियरली मैसेज मिल रहा है दिस इज जावा 14 और ये 64 बिट के प्लेटफॉर्म पे रन हो रही है। इतना आपको भी दिखना चाहिए। बस आपके केस में 14 की जगह क्या दिखेगा मैं फिर याद दिला दूं, आपके केस में 14 की जगह 15 दिखेगा, दैट्स इट। बाकी कोई चेंज आपको इस पूरे प्रोसेस में नजर नहीं आएगा, ठीक है। ये सब कुछ स्लाइड में मेंशन्ड है, आराम से आप स्लाइड फॉलो करके ये पूरी चेकिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ा जाए। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट ना हो तो आगे बढ़े, ठीक है। तो अब हमारे सिस्टम पे जावा डाउनलोड भी हो गई, हमारे सिस्टम पे जावा कॉन्फ़िगर भी हो गई। हमने ये भी देख लिया कि जावा प्रॉपरली हमारे सिस्टम पे काम कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जावा में कोडिंग कैसे करेंगे। सिस्टम तो हमारा तैयार हो गया फॉर डेवलपिंग जावा एप्लीकेशंस। नाउ हाउ डू वी डेवलप और राइट अ जावा एप्लीकेशन? यहां से स्टार्ट होता है हमारा प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक। तो अब ध्यान से देखिएगा। जावा में प्रोग्रामिंग करने के, एवरीवन प्लीज प्लीज लिसन केयरफुली, जावा में प्रोग्रामिंग करने के आपके पास ओवरऑल दो तरीके होते हैं। देयर आर टू वेज यूजिंग विच यू कैन राइट जावा एप्लीकेशंस, यूजिंग विच यू कैन डेवलप जावा प्रोग्राम्स। पहला तरीका होता है जावा में प्रोग्रामिंग करने का, आप नोटपैड में अपना प्रोग्राम लिखें। ध्यान से सुनिएगा, नोटपैड में अपना प्रोग्राम लिखें और कमांड प्रॉम्प्ट पे, जैसे अभी गए थे हम जावा का वर्जन चेक करने के लिए, बिल्कुल वैसे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं और हमारे प्रोग्राम को कंपाइल और रन करें। आई रिपीट, हम नोटपैड में अपना प्रोग्राम लिखेंगे और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर हमारे प्रोग्राम को हम कंपाइल और रन करेंगे। और दूसरा तरीका जावा में प्रोग्रामिंग करने का होता है, हम नोटपैड यूज ना करें, इसकी जगह हम यूज करें जावा के किसी पॉपुलर आईडीई को। शायद आपने नेटबीन्स का नाम सुना होगा, आपने एक्लिप्स का नाम सुना होगा, आपने इंटेलिजे आइडिया का नाम सुना होगा। इन सब के नाम सुने? सुने, ठीक है। और अगर नहीं भी सुने तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइए, आपने कोड ब्लॉक्स का नाम सुना है? हैव यू हर्ड द नेम कोड ब्लॉक्स? जरूर सुना होगा अगर आप सी सी प्लस प्लस बैकग्राउंड से हैं। हैव यू हर्ड द नेम टर्बो सी प्लस प्लस? बिल्कुल सुना होगा। तो जैसे टर्बो सी प्लस प्लस और कोड ब्लॉक्स सी सी प्लस प्लस की आईडीईज हैं, बिल्कुल ऐसे हमारे पास जावा की आईडीज के तौर पे नेटबीन्स, एक्लिप्स या इंटेलिजे आइडिया, ये तमाम आईडीज अवेलेबल हैं। आप इनके थ्रू भी जावा में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन एवरीवन लिसन वेरी केयरफुली, लेकिन मैं आपको डे वन से आईडी की आदत नहीं डलवाऊंगा। मैं आपको पहले दिन से
आईडी पे काम करना नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको आईडी पे काम करना सिखाऊंगा जब हम जावा में एरे नाम के चैप्टर पे पहुंचेंगे। जिस दिन मैं आपको एरेस पढ़ा दूंगा, वो पहला दिन होगा जब मैं आपको जावा में आईडी से इंटरेक्ट करना सिखाऊंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब आप जावा का इंटरव्यू फेस करेंगे, तो आपसे बहुत सारे सवाल जावा में बेसिक प्रोग्रामिंग के बारे में पूछे जाएंगे और आप उनमें से किसी का जवाब नहीं दे पाएंगे अगर आपने डे 1 से जावा में आईडी पे काम करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जावा में प्रोग्राम कंपाइल कैसे होता है, इसकी एक लंबी स्टोरी है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आप प्रोग्राम को खुद कंपाइल करेंगे। अगर आप आईडी यूज करने लग जाएंगे, आईडी के थ्रू प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, तो आईडी सारे प्रोसेस को आपसे हाइड कर लेता है। आपको बस एक बटन क्लिक करना होता है और प्रोग्राम कंपाइल और रन हो जाता है। मानते हैं ना आप इस बात को? कोड ब्लॉक्स में भी ऐसा ही होता है ना, आप एक बटन पे क्लिक करते हैं और सारा प्रोसेस तो आईडी कर देता है आपके लिए। जावा में ऐसा नहीं चलता है। जावा में कम से कम 4 से 5 इंटरव्यू क्वेश्चंस जो बेसिक लेवल के होते हैं, वो जावा के कंपाइलेशन प्रोसेस को लेकर होते हैं और वो कंपाइलेशन प्रोसेस आपके तभी समझ में आएगा जब आप वाया नोटपैड प्रोग्राम लिखें और वाया कमांड प्रॉम्प्ट उसको कंपाइल करें। राइट? तो हम लोग लूपिंग तक, एरे के जस्ट पहले लूप चैप्टर आएगा, तो LOOP लूपिंग तक हम लोग काम करेंगे नोटपैड में। एरे ऑनवर्ड्स हम लोग काम करना शुरू करेंगे नोटपैड और आईडी दोनों में, और फिर थोड़े दिन बाद नोटपैड बिल्कुल छोड़ देंगे और टोटली शिफ्ट हो जाएंगे आईडीई पे। प्रोजेक्ट जो हम डेवलप करेंगे वो आईडीई पे ही करेंगे। जावा के जो एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे वो भी सब हम आईडीई पे करेंगे, लेकिन डे 1 से हम आईडी यूज नहीं कर रहे हैं। सभी लोग मेरी इस बात को समझ रहे हैं अच्छे से? ओके, तो आपको भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी पहले दिन से आईडी की आदत मत डालिएगा। पहले दिन से वैसे जावा करिए, वैसे प्रोग्रामिंग करिए जो जावा में प्रोग्राम बनाने का कोर तरीका होता है, बेसिक तरीका होता है। और मैं आपको बता दूं, जावा 1996 में आई थी। जल्दी बोलिए। जावा 1996 में आई थी। 2005 तक जावा में कोई आईडी नहीं था। 2005 तक जावा में कोई आईडीई ही नहीं था। हमें जो भी कोडिंग करनी पड़ती थी वो ऐसे ही करनी पड़ती थी, ये नोटपैड वाले स्टाइल से। 2005 के बाद ये तमाम आईडीज मार्केट के अंदर आना शुरू हुए और काम थोड़ा सा हमारे लिए सिंप्लीफाई हुआ। डाउनलोड में इंटरनल एरर आ गया, एरर का स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दीजिएगा ग्रुप में। हमेशा टेलीग्राम ग्रुप में एरर का स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दीजिए, एडमिन्स विल हेल्प यू आउट। कोई दिक्कत नहीं है आदर्श, आप जावा 8 और जावा 15 दोनों एक साथ अपने कंप्यूटर पे रख सकते हैं। नो प्रॉब्लम्स इन दैट। आपने देखा होगा मेरे कंप्यूटर पे भी जावा 8 और जावा 14 दोनों हैं। ठीक है, आगे बढ़ू, यहां तक क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं आशी, अगर आपके पास जावा 11 है दैट्स मोर देन इनफ। कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको जावा 15 की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल विलास, हम सीसी प्लस प्लस के प्रोग्राम भी कमांड प्रॉम्प्ट पे चला सकते हैं। उसका भी अपना एक तरीका होता है और वो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा जब आप जावा पे कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबको क्लियर हो गया हम लोग क्या स्टेप लेने जा रहे हैं? तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जावा प्रोग्रामिंग विद द हेल्प ऑफ नोटपैड। कब तक? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, कब तक नोटपैड पे रहेंगे? वेरी गुड, हम लोग एरे तक नोटपैड पे रहेंगे। एरे ऑनवर्ड्स हम अपना पहला इंटरेक्शन करेंगे आईडीई के साथ। तो अभी ये चिंता बिल्कुल मत करिएगा सर आईडी कौन सा यूज करना है, आईडी कैसे इंस्टॉल करना है। एरे से पहले मैं आपको बता दूंगा जब आईडी यूज करने का दिन आएगा आपको कैसे अपने सिस्टम पे आईडी इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करना है। अभी आपको बस आज जावा इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करनी है। इतना क्लियर? चलें आगे। अब आते हैं अगले स्टेप पे। अब ये मानने के बाद कि हम वाया नोटपैड अपने जावा एप्लीकेशंस को डेवलप करने जा रहे हैं, तो आप सीखते हैं अगर आप नोटपैड के थ्रू जावा प्रोग्रामिंग करते हैं तो ओवरऑल आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ते हैं। अगर आप नोटपैड के थ्रू जावा प्रोग्रामिंग करते हैं तो ओवरऑल आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो किसी भी दूसरी लैंग्वेज की तरह जावा में भी प्रोग्रामिंग 3 स्टेप्स में डिवाइडेड होती है। राइट? इन 3 में से पहला स्टेप होता है अपने प्रोग्राम का सोर्स कोड नोटपैड में लिखना। आई होप सभी लोग सोर्स कोड जानते होंगे। Everyone knows the source code word, right? Source code is nothing but the program. तो आप नोटपैड में अपना जावा प्रोग्राम राइट करेंगे। ओके, नोटपैड में अपने प्रोग्राम को लिखने के बाद
आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, अपने प्रोग्राम को आप कंपाइल करेंगे। क्या आपके प्रोग्राम को नोटपैड कंपाइल करेगा? नहीं, आपके प्रोग्राम को नोटपैड कंपाइल नहीं करेगा। आपके प्रोग्राम को कंपाइल आप करेंगे जावा सी नाम के कमांड से। जावा सी नाम का कमांड हमें कहां मिलेगा? जावा सी नाम का कमांड आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर चलाएंगे। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना होगा और आपको ये कमांड रन करना होगा, जिसकी डिटेलिंग मैं आपको अगले लेक्चर में दूंगा, क्योंकि आज तो हम जावा का पहला प्रोग्राम समझेंगे। आज ही कंपाइल नहीं हो जाएगा, कंपाइल होने में अभी वक्त है। तो जब हम कंपाइलेशन प्रोसेस पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कोड को कंपाइल करने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर जावा सी नाम के कमांड से हमारे प्रोग्राम को करेंगे कंपाइल। और कंपाइल करने से क्या प्रोग्राम का आउटपुट आ जाता है? नहीं, प्रोग्राम कंपाइल करने से सिर्फ बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। आउटपुट तब आएगा जब आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें, और एग्जीक्यूट करने के लिए भी याद रखिएगा आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ेगा, और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर आपको एक और कमांड लिखना पड़ता है। वो क्या होता है? उस कमांड का नाम होता है जावा कमांड। उस कमांड का नाम होता है जावा कमांड। अब अगर मैं आपसे पूछूं, जावा में मुझे बताइए कंपाइल करने का दूसरा नाम क्या होगा? जावा में मुझे बताइए प्रोग्राम को कंपाइल करने का दूसरा नाम क्या होगा? तो आपके सामने दूसरा नाम नीचे ब्रैकेट्स में आ रहा है। आप बोलेंगे जावा में प्रोग्राम को कंपाइल करना मतलब सोर्स कोड को कन्वर्ट करना इनटू बाइट कोड। जावा में प्रोग्राम को कंपाइल करने का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ सोर्स कोड इनटू द करस्पॉन्डिंग बाइट कोड। और गेस करिए जावा में रन करना किसे कहते हैं? जावा में प्रोग्राम को रन करना किसे बोलेंगे? उसके लिए भी आंसर आसान है। जावा में प्रोग्राम को रन करने का मतलब है जावा के जेवीएम या इंटरप्रेटर के द्वारा बाइट कोड का मशीन डिपेंडेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना। जावा के जेवीएम या इंटरप्रेटर के द्वारा बाइट कोड का मशीन डिपेंडेंट फॉर्म में कन्वर्ट होना। राइट? तो इसमें से कितना काम नोटपैड में होगा? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। इसमें से कितना काम नोटपैड में होगा? पहला काम नोटपैड में होगा। और बाकी के जो दो काम आपको दिख रहे हैं वो कहां पे होंगे? बाकी के जो दो काम आपको दिख रहे हैं वो आपको करने होंगे ऑन कमांड प्रॉम्प्ट। राइट? तो जो फर्स्ट टास्क है आपका वो आप करेंगे नोटपैड में, जो बाकी के दो टास्क हैं वो आप करेंगे ऑन कमांड प्रॉम्प्ट। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? अब यहां से मैं स्लाइड बंद कर रहा हूं, क्योंकि अब हम एक्चुअल कोड पे आ रहे हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूं एक्चुअल कोड जावा में हमें कैसे लिखना है। ठीक, तो अब आप ये इमेजिन करिए, मैंने इस समय नोटपैड अपने सिस्टम पे ओपन कर लिया है। जस्ट इमेजिन दैट नोटपैड में अब हम अपना पहला जावा प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। सो जस्ट इमेजिन दिस इज आवर नोटपैड विंडो एंड वी आर राइटिंग आवर वेरी फर्स्ट जावा एप्लीकेशन। ठीक, तो जावा में मेरा पहला स्टेटमेंट होगा क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट के अंदर अगला स्टेटमेंट मैं लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पैरेंथेसिस के अंदर मैंने लिखा स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args। इसके अंदर आकर मेरा अगला स्टेटमेंट होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फॉलोड बाय अ मैसेज हेलो यूजर। ब्रेसेस बंद, ब्रेसेस बंद होने के बाद आउटर ब्रेस भी बंद। ठीक है, ये क्या लिखा है अपन ने? ये अपन ने जावा का सोर्स कोड लिखा है, यानी दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप राइटिंग द सोर्स कोड। ठीक है, कहां लिखा है सोर्स कोड? ये सोर्स कोड लिखा है अपन ने इनसाइड नोटपैड। ठीक है, अब मैं आपको इस प्रोग्राम की एक एक लाइन एक एक वर्ड समझा रहा हूं, बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा। स्टार्ट करें प्रोग्राम का ट्रेस। ठीक है, ट्रेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, जावा बिल्कुल सी सी प्लस प्लस की तरह याद रखिएगा एक हाईली केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जावा बिल्कुल सी सी प्लस प्लस की तरह एक हाईली केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब इस पूरे प्रोग्राम में हमें कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखना पड़ेगा। व्हाट डू यू से? इस पूरे प्रोग्राम में हमें अपर केस और लोअर केस का ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल रखना पड़ेगा। अब इसमें क्या कैपिटल है क्या स्मॉल है उसे जरा ध्यान से देखिएगा। इस पूरे प्रोग्राम में गौर कीजिएगा, सिर्फ दो चीजें आपको कैपिटल दिखेंगी।
सिर्फ दो चीजें, स्ट्रिंग का एस आपको कैपिटल नजर आ रहा होगा और सिस्टम का एस भी आपको कैपिटल नजर आ रहा होगा, राइट? और टेस्ट का टी भी आप गौर करिए आपको कैपिटल दिख रहा होगा। इनके अलावा पूरा का पूरा प्रोग्राम गौर करिएगा लोअर केस में लिखा जा रहा है। क्लास लोअर केस में है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड सब लोअर केस के अंदर है, आउट प्रिंटलन ऑल ऑफ देम आर इन लोअर केस। सो मेक इट वेरी वेरी क्लियर, आप ये तीन चीजें कैपिटल में लिखेंगे, अपनी क्लास का पहला लेटर, जावा में स्ट्रिंग का एस का कैपिटल लेटर, और जावा में सिस्टम का पहला लेटर भी अपने आप में कैपिटल है। अब आपको मैं बता दूं जावा में कैपिटल लेटर का चक्कर क्या है। तो जावा लैंग्वेज में याद रखें, जब भी हम किसी क्लास का नाम लिखते हैं, जब भी हम किसी क्लास का नाम लिखते हैं, द नेम ऑफ अ क्लास इन जावा ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। जावा की अपनी जितनी भी क्लासेस हैं, जावा ने उनके लिए इस रूल को बहुत बहुत अच्छे से फॉलो करा है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो जावा में ये जो आपको स्ट्रिंग दिख रही है ना, और ये जो आपको सिस्टम दिख रही है, ये जावा की प्री डिफाइंड क्लासेस के नाम है। और क्योंकि ये जावा की प्री डिफाइंड क्लासेस के नाम है, इनके नाम कौन से लेटर से स्टार्ट होंगे? जल्दी जल्दी बोलिए, इनके नाम कौन से लेटर से स्टार्ट होंगे? इनके नाम स्टार्ट होंगे कैपिटल लेटर से। अगर आपको लगता है सर मैं ये लेटर स्मॉल कर दूं तो, स्ट्रिंग का एस छोटा कर दूं तो, सिस्टम का एस छोटा कर दूं तो जैसा आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जावा जनरेट कर देगी सिंटेक्स एरर, कंपाइलर कोड कंपाइल करने से मना कर देगा। इसलिए जब भी जावा में क्लास का नाम लिखते हैं, इट ऑलवेज 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 बिगिंस विद अ कैपिटल अल्फाबेट। और यही बात हमने हमारी क्लास के लिए भी करा है। बता रहा हूं शुभम, मेन को कैपिटल कर देंगे तो क्या होगा, सबका जवाब दे रहा हूं, वहां तक पहुंचने दीजिए मुझे। तो जावा में जब भी क्लास का नाम लिखा जाता है, हमेशा लिखा जाता है विद कैपिटल लेटर। अब ये जो टेस्ट आप देख रहे हैं, ये क्या, ये भी जावा की क्लास है? तो जवाब है नहीं, ये जावा की क्लास नहीं है, ये प्रोग्रामर डिफाइंड क्लास है। बट क्योंकि ये भी क्लास है, दिमाग लगाइए, इसलिए इसका नाम भी शुरू होना है कैपिटल लेटर से। तो टेस्ट प्रोग्रामर डिफाइंड क्लास है, स्ट्रिंग प्री डिफाइंड क्लास है तो क्लास, और क्योंकि क्लास है तो नाम किससे शुरू होगा? एक बार फिर जरा टाइप करिए चैट विंडो में, नाम किससे शुरू होगा? नाम शुरू होगा कैपिटल लेटर्स से। ओके, तो पहली बात तो आपको याद रखनी है। दूसरी बात, जब मैं आपको जावा की प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था, तो मैंने आपसे कहा था जावा स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जब मैं कहता हूं जावा स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो इसका मतलब है जावा में आप एक वेरिएबल का डिक्लेरेशन भी बगैर क्लास के नहीं कर सकते। आपको अगर जावा में इंट ए भी लिखना है, तो ये किसके अंदर आएगा? जल्दी जल्दी बोलिए, ये किसके अंदर आएगा? ये क्लास की बॉडी के अंदर आएगा। इसलिए जब भी जावा में प्रोग्रामिंग की शुरुआत होती है, तो जो पहला स्टेटमेंट आप अपने प्रोग्राम में लिखते हो जावा में, वो होता है क्लास फॉलोड बाय कोई भी आपकी पसंद का क्लास का नाम। तो क्या वो क्लास का नाम टेस्ट ही रखना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। आप क्लास का नाम अपना नाम रख दीजिए, क्लास का नाम अपनी कंट्री का नाम रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, बस स्टार्ट वो नाम होना चाहिए विद कैपिटल लेटर। जैसे मैंने टेस्ट का टी कर रखा है अपने आप में कैपिटल। जावा में क्लास का नाम हम कितना बड़ा लिख सकते हैं? क्या हमें जावा के अंदर कोई लिमिट फॉलो करनी पड़ती है क्लास के नाम के लेंथ की? तो जवाब है ऐसी कोई लिमिट नहीं होती। आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा, जावा में क्लास का नाम आप जितना चाहें उतना बड़ा रख सकते हैं। प्रशांत का डाउट है कोई लॉजिक है क्या? लॉजिक प्रशांत इतना सा है कि जावा डिफरेंशिएट कर पाती है कि ये क्लास है और ये मेथड है। जावा में जब भी किसी मेथड का नाम आता है, आप देखिएगा वो लोअर केस में आएगा, और जब भी किसी क्लास का नाम आता है, जावा में वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। बिल्कुल वैसे जैसे सी लैंग्वेज में आप याद करिए, फंक्शन के नाम स्मॉल लेटर से शुरू होते हैं। सी लैंग्वेज में प्रिंटफ, स्कैनफ, इन सब के नाम स्मॉल लेटर्स में होते हैं। तो बिल्कुल वैसे जावा में जितनी भी क्लासेस हैं, उनके नाम शुरू होते हैं विद अपर केस लेटर। आ रहा हूं विवेक, मैं बताता हूं मेथड्स किसको बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़े। पहली लाइन समझ में आई, क्लास टेस्ट, ठीक है। और ये टेस्ट कितना बड़ा हो सकता है? आप जितना चाहें उतना बड़ा नाम आप लिख सकते हैं। तो क्या मैं क्लास का नाम 100 लेटर का लिख सकता हूं? बिल्कुल, 100 क्या, आप 1000 लेटर का नाम लिख दीजिए, जावा को कोई दिक्कत नहीं है। बस शुरू करिए उसे विद कैपिटल अल्फाबेट। तो वो हमको ध्यान रखना है। तो मैंने स्टार्ट करा है विद कैपिटल लेटर और नाम दिया है अपनी क्लास का टेस्ट।
अब अंदर अगर आप आते हैं तो आपको 4 वर्ड्स क्लास के अंदर दिखते हैं, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन। सबसे पहले मैं इनकी लेबलिंग कर दूं, क्योंकि जावा में एक बात बहुत मायने रखती है। नहीं, क्लास के नाम में स्पेस नहीं हो सकता। क्लास का नाम बिना स्पेस के आएगा, सिंगल वर्ड होगा। स्पेस आ गई तो जावा एरर दे देगी। बस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। बाकी आप उसके बाद स्मॉल लेटर लिखें, क्या लिखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट स्पेसेस अलाउड नहीं है। डिजिट्स अलाउड है, आप लगा सकते हैं क्लास के नाम में डिजिट, लेकिन स्पेसेस अलाउड नहीं है। समझ आ रहा है? आगे बढ़े। यस, अंडरस्कोर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट वर्ड, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन। ये 4 चीजें मैंने लिखी हैं, इन पे जरा आप ध्यान दें। सबसे पहले वर्ड आता है जावा में पब्लिक क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, जावा में पब्लिक कहलाता है एक्सेस मॉडिफायर। आप ऐसे जितने लोग सी डबल प्लस के बैकग्राउंड से हैं, आपको याद होगा, आप इसे सी डबल प्लस में एक्सेस स्पेसिफायर बुलाते हैं, हाँ या ना? आप इसे सी डबल प्लस में एक्सेस स्पेसिफायर का नाम देते हैं। जावा में हम लोग इसे एक्सेस मॉडिफायर का नाम देते हैं। रिमेंबर दिस, ओके? तो जावा में वोकैबुलरीज बहुत बहुत मैटर करती हैं। नेवर एवर से कि जावा में पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है। जावा में पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है। अगला सवाल आता है, फिर ये स्टैटिक क्या है? ये भी गौर करिएगा, जावा में एक कीवर्ड है। ये भी कीवर्ड था, ध्यान दीजिएगा। पब्लिक भी कीवर्ड था, लेकिन कीवर्ड होने के साथ साथ ये एक्सेस मॉडिफायर कहलाता है। स्टैटिक भी जावा में गौर करिएगा कीवर्ड कहलाता है, लेकिन ये कीवर्ड होने के साथ साथ कहलाता है नॉन एक्सेस मॉडिफायर। कीवर्ड होने के साथ साथ ये कहलाता है नॉन एक्सेस मॉडिफायर। अभी आप इस बात में भी मत उलझिएगा, सर एक्सेस मॉडिफायर मतलब क्या, नॉन एक्सेस मॉडिफायर मतलब क्या, वो सब मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको कैटेगरीज बता रहा हूं। तो पब्लिक और स्टैटिक, दे बोथ आर कीवर्ड्स, बट पब्लिक बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ एक्सेस मॉडिफायर, while static belongs to the category of non-access modifier. Then comes the next word, void. बहुत अच्छे से आप इससे फेमिलियर होंगे। void भी अपने आप में कीवर्ड है, और जावा में void क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सब जानते हैं, क्योंकि आपने प्रोग्रामिंग करी है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिटर्न टाइप। ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिटर्न टाइप। अगला वर्ड आता है मेन। क्या है जावा में? अब यहां से आपकी वोकैबुलरी चेंज होगी। आप अगर सी जानते हैं तो आपको पता होगा, सी में मेन को फंक्शन बुलाते हैं। आप अगर सी डबल प्लस जानते हैं तो भी आपको पता होगा, वहां भी मेन को फंक्शन ही बुलाते हैं। लेकिन जावा में याद रखिएगा, फंक्शन नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। जावा में याद रखिएगा, फंक्शन नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जावा में फंक्शन की जगह हम लोग मेथड बुलाते हैं। अब अगली क्वेरी आपके दिमाग में आएगी, सर फर्क होता है क्या फंक्शन और मेथड के बीच में? तो बहुत बड़ा फर्क होता है फंक्शन और मेथड में। जब प्रोग्रामिंग में हम किसी चीज को फंक्शन बोलते हैं, तो इसका मतलब है वो किसी क्लास का पार्ट नहीं है। जब प्रोग्रामिंग में हम लोग किसी को फंक्शन बोलते हैं, तो हम बोलते हैं वो किसी क्लास का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर कोई फंक्शन किसी क्लास का पार्ट है, तो फिर प्रोग्रामिंग में हम लोग उसे फंक्शन नहीं बुलाते। प्रोग्रामिंग में हम लोग उसे बुलाते हैं मेथड। तो याद कीजिए, अगर आप सी लैंग्वेज जानते हो, तो वहां प्रिंटफ, स्कैनफ क्या किसी क्लास में रहते हैं? नहीं रहते हैं ना। तो प्रिंटफ, स्कैनफ को आप प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में बुलाएंगे फंक्शन। सीएलआरएस, सीआर, गेट सीएच को आप प्रोग्रामिंग की दुनिया में बुलाएंगे फंक्शन। लेकिन जावा में मैंने आपसे एक लाइन बोली थी, अगर आपने ध्यान से सुना हो, नथिंग इन जावा कैन लिव आउटसाइड द क्लास। जावा की दुनिया में क्लास के बाहर कुछ होता ही नहीं है। तो सोचिए, जब कोई भी फंक्शन क्लास के बाहर नहीं रहेगा, क्लास के अंदर रहेगा, तो वो वोकैबुलरी वाइज क्या बन जाएगा? वो वोकैबुलरी वाइज बन जाएगा मेथड। ठीक है, अगर आपको लग रहा है सर ये छोटी छोटी बातें भी मैटर करती हैं, यकीन मानिए बहुत मैटर करती हैं। आपका सारा आंसर सही होगा, बट आपने वोकैबुलरी गलत यूज करी होगी, आपका इंटरव्यूअर आपके आंसर को गलत कर देगा। तो जावा में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉलो होता है, और इंडस्ट्री वोकैबुलरीज को बहुत पिक्यूलियर तरीके से फॉलो करती है। इसलिए नेवर एवर से मेन इज अ फंक्शन इन जावा। ऑलवेज ट्राई टू से मेन इज अ मेथड इन जावा। सीसी प्लस प्लस में वो फंक्शन है, क्योंकि सीसी प्लस प्लस में याद करिए, मेन क्लास के अंदर होता है कि क्लास के बाहर होता है? मेन क्लास के बाहर होता है, राइट? सी में तो क्लास ही नहीं होती।
तो सी में तो बात करने का मतलब ही नहीं है। सी डबल प्लस में क्लास होती है, लेकिन मेन तब भी याद करिए आउटसाइड द क्लास डिफाइन करा जाता है। तो सी डबल प्लस में भी मेन को फंक्शन बुलाया जाता है, सी में भी फंक्शन बुलाया जाता है, बट इन जावाज वर्ल्ड वी नेवर से इट इज अ फंक्शन, वी ऑलवेज से इट इज अ मेथड। ये जावा भी मानती है, ये जावा स्क्रिप्ट भी मानती है, और ये रूल पाइथन भी मानती है। याद रखिएगा, इन तीनों लैंग्वेजेस में वी नेवर से ये फंक्शन है। अगर कोई चीज क्लास का पार्ट है तो हम बोलते हैं ये चीज अपने आप में मेथड है। इज दिस क्लियर? आगे बढ़ू। मेन इज अ पार्ट ऑफ विच क्लास? आपकी क्लास के अंदर मेन आपने बनाया है। मेन हम डिफाइन कर रहे हैं अभिनव, बिकॉज मेन इज डिफाइंड बाय अस। राइट नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ टेस्ट क्लास। ओके, आगे बढ़ू। चलिए, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं पब्लिक स्टैटिक वॉइड, क्योंकि आप सबने सुना होगा जावा का ये मोस्ट पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है। जावा में मेन के साथ पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्यों लगाते हैं, है ना? आपके दिमाग में भी ये आ रहा होगा। अगर आप जिंदगी में पहली बार जावा पढ़ रहे हैं या आपने हल्की फुल्की जावा पढ़ी है, तो ये पहला डाउट हर स्टूडेंट के दिमाग में आता है, सी में तो मैं सिर्फ वॉइड मेन लिखता हूं, जावा में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्यों लिखते हैं? तो अब हम इन शब्दों को समझने जा रहे हैं। वाई वी राइट पब्लिक विद मेन, वाई वी राइट स्टैटिक विद मेन, वाई वी राइट वॉइड विद मेन। स्टार्ट करें। सबसे पहले समझते हैं वाई डू वी राइट पब्लिक विद मेन, हम मेन के साथ पब्लिक क्यों लिखते हैं। तो मुझे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जावा में आपके प्रोग्राम को रन कौन करेगा? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। जावा में आपके प्रोग्राम को रन कौन करेगा? वेरी गुड, एग्जैक्टली बोलूं तो जेवीएम। जेआरई भी बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन जेआरई का वो कंपोनेंट जो आपके प्रोग्राम को रन करेगा वो जेवीएम होगा ना? हाँ या ना? होगा ना? वेरी गुड। क्योंकि जेवीएम आपके प्रोग्राम को रन करेगा, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या जेवीएम क्लास के अंदर बैठा है या जेवीएम क्लास के बाहर बैठा है? सोचिए, जेवीएम क्लास के बाहर है ना, आपकी क्लास के अंदर तो जेवीएम है नहीं। तो जावा ये मानती है अगर जेवीएम क्लास के बाहर बैठा है तो क्या जेवीएम को मेन नजर आएगा जब तक आप मेन को पब्लिक ना करें? क्या जेवीएम को मेन नजर आएगा अगर आप मेन को पब्लिक ना करें? तो जवाब है नहीं नजर आएगा। इसका मतलब जावा में मेन को पब्लिक आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं। जावा में मेन को पब्लिक आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं। जावा में मेन को पब्लिक आप जावा वर्चुअल मशीन के लिए कर रहे हैं। आप नहीं चाहेंगे कि जेवीएम मेन को कॉल करने में दिक्कत महसूस करे। आप चाहेंगे जेवीएम बिना किसी प्रॉब्लम के मेन को एक्सेस कर पाए, मेन को कॉल कर पाए। क्योंकि जेवीएम मेन को एक्सेस कर पाए इसके लिए मेन का पब्लिक होना जरूरी है। क्योंकि भूलिए मत, मेन इस समय किसके अंदर डिक्लेयर करा गया है? मेन इस समय किसके अंदर बनाया गया है? तो मेन इस समय क्लास के अंदर बनाया गया है। और थोड़ा सा अगर आप क्लास या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जानते हो तो आपको पता होगा जो चीजें क्लास के अंदर हैं वो क्लास के बाहर से नजर तभी आती हैं जब आप उनके साथ कीवर्ड यूज करें पब्लिक। अब आते हैं दो बड़े बड़े सवाल। पहला बड़ा सवाल, क्या जावा में मुझे हर मेथड के साथ पब्लिक करना पड़ेगा? मैं अगर कोई और मेथड भी बनाऊंगा तो क्या मैं उसे भी पब्लिक करूंगा जावा में? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। जावा में बाकी मेथड पब्लिक होंगे, प्राइवेट होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे, क्या होंगे वो आप तय करेंगे, वो आप डिसाइड करेंगे। लेकिन जावा में मेन क्या होगा ये ऑलरेडी जावा ने डिसाइड कर लिया है, और जावा का कहना है कि आपको मेन को रखना पड़ेगा पब्लिक। आ रहा हूं शिवचरण में सबके जवाब दूंगा। ठीक है, तो मेरे पहले सवाल का जवाब ध्यान से सुनिए। क्या हर मेथड के साथ पब्लिक लगाना जरूरी है जावा में? तो जवाब है जी नहीं। हर मेथड को जेवीएम कॉल नहीं करने वाला। जेवीएम कॉल करने वाला है सिर्फ मेन को। तो मेन के साथ पब्लिक लगाना जरूरी है। बाकी मेथड्स के साथ क्या लगेगा वो हम आगे बात करेंगे, जब हम नए मेथड्स बनाना सीखेंगे। हम डिसाइड करेंगे फिर कि हम उन्हें पब्लिक करें, प्राइवेट करें, क्या करें। लेकिन मेन के साथ कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको मेन को पब्लिक करना ही पड़ेगा। अब अगला आता है वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, क्या होगा अगर मैं मेन के आगे से पब्लिक हटा दूं? क्या होगा अगर मैं सिर्फ लिखूं स्टैटिक वॉइड मेन? क्या होगा अगर मैं पब्लिक ना लिखूं मेन के साथ? तो जवाब है, ध्यान से सुनिएगा, जवाब है प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, लेकिन प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। जवाब है प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, लेकिन प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब अगर आपने मेन को पब्लिक नहीं करा तो जावा के कंपाइलर को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शिकायत नहीं है।
लेकिन किसको शिकायत है? फटाफट बोलिए, किसको नाराजगी है? जेवीएम को आपसे नाराजगी है। जेवीएम मना कर देगा प्रोग्राम रन करने से और साफ शब्दों में आपसे कहेगा कि उसे मेन के आगे क्या चाहिए? उसे मेन के आगे पब्लिक लिखा हुआ चाहिए। इसलिए जब तक आप मेन को पब्लिक नहीं करेंगे, डोंट एक्सपेक्ट कि जेवीएम मेन को किसी भी तरह से कर पाएगा कॉल। इसलिए मेन के आगे पब्लिक ना लगाना सिंटेक्स एरर में आता है। जल्दी जल्दी बोलिए, नहीं। अगर मेन के आगे पब्लिक ना लगाना सिंटेक्स एरर में आता तो मैं कभी नहीं बोलता कि प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। ये 100% कंपाइल हो जाएगा बगैर मेन के, लेकिन रन नहीं होगा। जेवीएम इसे रन नहीं कर पाएगा क्योंकि जेवीएम मेन तक नहीं पहुंच पाएगा। जेवीएम मेन तक पहुंचे, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप मेन के आगे कीवर्ड यूज करें पब्लिक। तो क्या हम मेन को प्राइवेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर दीजिए प्राइवेट। मेरा फिर जवाब वही रहेगा, अगर आपने मेन को प्राइवेट कर दिया, अगेन माय आंसर विल रिमेन सेम, कोड कंपाइल हो जाएगा लेकिन कोड किसी हालत में एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ आ रहा है? नहीं प्रियांशु, जावा में क्लास के अंदर सी डबल प्लस की तरह बाय डिफॉल्ट प्राइवेट नहीं होता है। जावा में क्लास के मेंबर बाय डिफॉल्ट मोड में होते हैं। तो जब हम आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा जावा में डिफॉल्ट मोड क्या होता है। ठीक है, ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा पैकेजेस चैप्टर के दौरान। सब लोग समझ रहे हैं मेरी बात? तो जावा में मेन के आगे से पब्लिक हटा देना या पब्लिक हटाकर प्राइवेट लिख देना कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं देगा, लेकिन कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। जेवीएम आपके कोड को हैंडल करने से मना कर देगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अब आता है सेकंड पॉइंट। हमने मेन के आगे स्टैटिक क्यों लगा रखा है? हमने मेन के आगे स्टैटिक क्यों लगा रखा है, ये भी मैं आपको सी डबल प्लस के एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं। ठीक है, आप मान लीजिए आप अभी सी डबल प्लस पढ़ रहे हैं 2 मिनट के लिए, बस 2 मिनट के लिए सी डबल प्लस में चलते हैं अपन। इमेजिन करिए मैंने सी डबल प्लस में एक क्लास बनाई है जिसका नाम मैंने रखा है स्टूडेंट। स्टूडेंट क्लास के अंदर मैंने कुछ मेंबर्स रखे हैं। ठीक, स्टूडेंट क्लास के पब्लिक सेक्शन में मैंने एक मेथड बनाया है या मेंबर फंक्शन बनाया है, जो भी आप इसको बुलाएं, जिसका नाम मैंने दिया है शो। और अगर आप जानते हो तो सी डबल प्लस में ऐसे ही कोडिंग करते हैं ना, ऐसे। ये सी डबल प्लस का स्टाइल होता है ना कोड लिखने का क्लास के अंदर, राइट। तो मैंने शो नाम का यहां पर मेथड डिफाइन करा है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं एज अ सी डबल प्लस प्रोग्रामर, मुझे बताइए, मुझे अगर शो कॉल करना है तो मुझे सी प्लस प्लस में क्या करना पड़ेगा? तो अगर आप सी डबल प्लस के बेसिक्स जानते हो तो आप मुझे बोलेंगे सर आपको स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। आप मुझे बोलेंगे सर आपको स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और आपको बोलना पड़ेगा स्टूडेंट फॉलोड बाय ओबीजे और फिर आपको कहना पड़ेगा ओबीजे डॉट फॉलोड बाय शो। ऐसा लिखेंगे तब जाकर कहीं आप इस शो को कॉल कर पाएंगे। अब अगर मैं आपसे सी डबल प्लस में पूछूं, कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि हमें ये ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े और हम शो को बगैर ऑब्जेक्ट के कॉल कर पाए? अगर मैं आपसे कहूं कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या सी प्लस प्लस में कि मुझे इसका ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े और मैं बगैर ऑब्जेक्ट के शो को कॉल कर पाऊं, तो आप मुझे जवाब दे सकते हैं हाँ कर सकते हैं। और ये सिर्फ सी डबल प्लस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, है ना। सी डबल प्लस का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है आप में से मैक्सिमम लोगों ने उसे पढ़ा होगा। बाकी ये पाइथन भी ऐसे ही बोलती है, जावा भी ऐसे ही बोलती है, सी प्लस प्लस भी ऐसे ही बोलती है। कैसे? कि अगर आपके पास कोई क्लास है और आप नहीं चाहते हैं कि उस क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने का कंपल्शन रहे, तो हर लैंग्वेज दुनिया की जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो कहती है उस मेथड के आगे कीवर्ड लगा दीजिए और उस कीवर्ड का नाम होता है स्टैटिक। अगर हम स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं शो के साथ तो आप सबको पता होगा हमें फिर स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम शो को डायरेक्टली कॉल कर पाएंगे। नाउ वी कैन डायरेक्टली कॉल शो विदाउट डूइंग व्हाट? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, विदाउट डूइंग व्हाट? Without creating any object of student class, without creating any object of student class, अगर इसको हमने कर दिया स्टैटिक। अब लौटिए आप अपने प्रोग्राम की तरफ। एक बार फिर मुझे बताइए आपके प्रोग्राम को कौन रन करेगा? आपके प्रोग्राम को कौन रन करेगा? जेवीएम रन करेगा।
राइट? जेवीएम रन करने के लिए मेन को कॉल करेगा, यस और नो? फटाफट जवाब दीजिए, करेगा? क्या मेन क्लास का मेथड है? क्या मेन क्लास का पार्ट है? बिल्कुल है। तो दिमाग लगाइए, जेवीएम को मेन कॉल करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा कि नहीं? अगर मेन, जैसे यहां स्टूडेंट क्लास के अंदर शो है, ऐसे ही तो टेस्ट क्लास के अंदर मेन है। अब अगर टेस्ट क्लास के अंदर मेन है, तो जेवीएम को मेन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यस। और जेवीएम नहीं चाहता कि वो ऑब्जेक्ट बनाकर मेन को कॉल करे। आपको लग रहा होगा सर क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसको लगता है उसे एक ही मेथड कॉल करना है बस। खाली एक मेथड कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की टेंशन क्यों ले? क्योंकि याद रखिएगा, जावा में ऑब्जेक्ट बनाने का जो प्रोसेस है, वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ज्यादा मेमोरी कंज्यूमिंग है एज कंपेयर टू सी प्लस प्लस। तो जेवीएम ये सोचता है उसे सिर्फ एक मेथड चलाना है आपकी क्लास का। क्या नाम है उस मेथड का जिसे जेवीएम को चलाना है? मेन। सिर्फ एक मेन मेथड चलाने के लिए क्यों ऑब्जेक्ट बनाने की टेंशन जेवीएम ले? तो जावा ने सेकंड रूल निकाला मेन के लिए। क्या रूल निकाला? कि प्रोग्रामर जब भी मेन बनाएगा, प्रोग्रामर मेन के आगे स्टैटिक लगाएगा। क्या होगा इसको करने से? क्या प्रोग्रामर को कोई बेनिफिट मिलेगा मेन के स्टैटिक होने से? जवाब है बिल्कुल नहीं। मेन का स्टैटिक होना प्रोग्रामर को रत्ती भर बेनिफिट नहीं देगा। मेन का स्टैटिक होना जेवीएम के लिए है। जेवीएम नहीं चाहता कि वो मेन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करे। जेवीएम चाहता है वो मेन को डायरेक्टली कॉल कर पाए। फिर पुराने दो सवाल दिमाग में वापस पॉपअप होंगे। पहला सवाल, क्या हमें हर मेथड के साथ स्टैटिक लगाना पड़ेगा जावा में? जी नहीं। हर मेथड के साथ स्टैटिक लगाना नहीं लगाना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप डिसाइड करें। लेकिन मेन के साथ स्टैटिक लगाना पड़ेगा। सेकंड सवाल, नहीं लगाऊंगा मेन के साथ स्टैटिक तो क्या होगा? जवाब मेरा पुराना वाला है। जवाब मेरा पुराना वाला है। अगर आपने मेन के आगे स्टैटिक नहीं लगाया तो जावा कोड कंपाइल कर देगी, लेकिन जावा कोड को एग्जीक्यूट नहीं होने देगी। जावा का कंपाइलर कोड को पास कर देगा, प्रोग्राम का बाइट कोड बन जाएगा, लेकिन जेवीएम जब इस बाइट कोड को लोड करेगा और उसे दिखेगा कि जेवीएम को दिखेगा कि मेन स्टैटिक नहीं है, तो जेवीएम प्रोग्राम को लोड करने से मना कर देगा, रन करने से मना कर देगा, वहीं के वहीं प्रोग्राम हो जाएगा आपका टर्मिनेट। इसका मतलब हम पब्लिक स्टैटिक हटा सकते हैं मेन के आगे से? जवाब है हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोड सिर्फ कंपाइल होकर रुक जाएगा, एग्जीक्यूशन मोड में नहीं जा पाएगा। अगर आप चाहते हैं कोड रन भी हो तो आपको पब्लिक स्टैटिक लिखना ही पड़ेगा। दोनों क्लियर हो गए? फटाफट बताइए, दोनों क्लियर हो गए? बिल्कुल बिल्कुल, हम पब्लिक स्टैटिक दोनों जेवीएम के लिए लिख रहे हैं। अब अगर कोई आपसे पूछता है इसमें कुछ बदल सकते हैं क्या हम पब्लिक और स्टैटिक में, तो आप ज्यादा से ज्यादा इनकी जगह बदल सकते हैं। याद रखिएगा, आप पब्लिक स्टैटिक की जगह स्टैटिक पब्लिक कर सकते हैं, लेकिन ना स्टैटिक ड्रॉप कर सकते हैं ना पब्लिक ड्रॉप कर सकते हैं। पब्लिक भी कंपलसरी है, स्टैटिक भी कंपलसरी है। बताइए, दोनों कीवर्ड्स क्लियर हुए? ठीक है। रिटर्न टाइप अगले लेक्चर में आएगी। अगले लेक्चर में मैं आपको खूब सारी कहानी सुनाऊंगा रिटर्न टाइप को लेकर मुनीब। फिर बात करेंगे अपन रिटर्न टाइप के बारे में। अभी हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, एकदम भागना दौड़ना नहीं है, आराम आराम से पढ़िए। 2 दिन लग जाए, लेकिन आपको 2 दिन के बाद ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया या आप इंटरव्यू फेस नहीं कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बेसिक पार्ट है जावा का। इसीलिए मैं आईडी पे नहीं ला रहा हूं आप लोगों को, इसीलिए अपन नोटपैड पे कर रहे हैं चीजें। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए, और ये जो मैं बोल रहा हूं सबके नोट स्लाइड में है। सो डोंट बॉदर के सर कुछ नोट्स वोट्स, वो सब स्लाइड्स में अवेलेबल है। सब कुछ मैंने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में स्लाइड में लिख दिया है, आप बस समझें और जो पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड डाउट्स पूछते चलें। तो पब्लिक स्टैटिक क्लियर हो गया? ठीक है, दोनों लिखना जरूरी है? हाँ जरूरी है। अगर आप प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं तो दोनों लिखना जरूरी है। नहीं लिखने से एरर आती है? नहीं, नहीं लिखने से कोई एरर नहीं आती है। कोड कंपाइल हो जाता है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। जेवीएम कोड को पहचानने से मना कर देता है। क्लियर हो गया? ठीक है, आइए अब आप नेक्स्ट लेक्चर में मैं समझाऊंगा आपको व्हाई डू वी राइट वॉइड एंड व्हाई डू वी राइट मेन। 32 बिट में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस जावा 8 लेनी पड़ेगी आपको। प्रियांशी, आपको जावा 8 डाउनलोड करनी पड़ेगी, जावा 15 नहीं डाउनलोड करिएगा, क्योंकि वो 64 बिट है और आपका 32 बिट है, ये इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मेक इट अ पॉइंट कि आप 32 बिट में हो तो जावा 8 डाउनलोड करना, और कोई दिक्कत नहीं है, जावा 8 भी उतनी ही स्ट्रांग है।
इनफैक्ट जावा 8 ही यूज होती है मार्केट में मैक्सिमम जगहों पर। ठीक है साक्षी, अगले लेक्चर में बताता हूं मैं आपको। जावा के सर्टिफिकेशन एग्जाम फ्री नहीं है, चार्जेबल है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट ऑफर करते हैं वो लोग। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।